हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सेल साइकिल रेगुलेशन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए उसके बारे में पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस अगेन अनदर इम्पोर्टेंट topic of molecular biology, that is DNA replication. So what is the process of DNA replication, what is the necessary component of DNA replication, and the whole mechanism and importance will be discussed in this video. So let's start with the definition. किसे कहते हैं DNA replication? DNA replication is a process by which DNA makes a copy of itself during cell division. तो सिंपल शब्दों में कहें तो DNA प्रत्येक DNA मोलिक्यूल अपने स्वयं की एक कॉपी बनाता है, उसी को कहते हैं DNA replication. Now the point is that why there is necessity of copying of a DNA molecule. क्यों ज़रूरी है कि DNA की एक अपनी कॉपी बने. देखिए हमने सेल डिवीज़न पढ़ा है. जब फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है. अगर उसमें माइटोसिस हुआ और 2 सेल बनी तो अगर 46 क्रोमोसोम एक में ही चले गए और दूसरे में नहीं गए तो भी सेंस नहीं है, और दोनों में 23 गए तो भी सेंस नहीं है. तो जो पेरेंट सेल है उसमें 46 है तो डॉटर सेल में भी 46 होने चाहिए. और ऐसा कब होगा? जब पेरेंट सेल में 46 जो डीएनए क्रोमोसोम है वो डबल होंगे और 92 होंगे और वापस वो डिवाइड होकर दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो द डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज एक्चुअली डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन. तो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए मोल की कंटिन्यूटी बनाए रखनी आवश्यक है जनरेशन टू जनरेशन. इसीलिए ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है. इसमें होता क्या है कि हमने पढ़ा है वाटसन और क्रिक का मॉडल. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जिसके दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. तो इसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. फिर जो स्ट्रैंड सेपरेट हुए वो टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं और उस पर नए डीएनए मॉलिक्यूल या नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है. एक सेल में डीएनए मॉलिक्यूल का वह स्थान, वह लोकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और ये सारी जो प्रक्रिया है वो एंजाइमों के एक स्पेशल सेट या ग्रुप के द्वारा कंट्रोल्ड होती है जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो अभी हम चर्चा करते हैं कि पहले चलिए बेसिक्स टाइप कौन से होते हैं रेप्लिकेशन की उसकी चर्चा कर लेते हैं. अभी हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है. प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन यानी बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेशन. हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है. तो प्रोकैरियोट में केवल एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. सिंगल, ये आप देख सकते हैं. इस पॉइंट से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं. फिर ये दोनों दिशाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अल्टीमेटली दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. और आप देख सकते हैं इसमें एक स्ट्रैंड नया है और एक स्ट्रैंड पुराना है. तो क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए है इसमें एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी एक ही पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है विच इज़ नॉन एज सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो इस प्रकार के रेप्लिकेशन को कहते हैं थीटा रेप्लिकेशन बिकॉज द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज लुक्स लाइक अ थीटा. तो इसको थीटा रेप्लिकेशन कहते हैं. तो प्रोकैरियोट में थीटा रेप्लिकेशन होता है. अब यूकैरियोट में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो लीनियर होता है, रेखिक होता है, सर्कुलर नहीं होता है. तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल ना होकर मल्टीपल होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ. ये देखिए ये दोनों दिशाओं में नया स्ट्रैंड बन रहा है. यहाँ भी दोनों दिशाओं में बाई डायरेक्शनली, यहाँ भी बाई डायरेक्शनली. और इस तरह से ये जितने भी ओरिजिन और रेप्लिकेशन है बाद में मिल जाते हैं और एक पूरे नए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है. तो इस प्रकार का रेप्लिकेशन
यूकेरियोट में होता है, एंड बिकॉज ऑफ लीनियर क्रोमोसोम देर आर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये तो हमने कुछ बेसिक्स टाइप की चर्चा की। चलिए अब हम एक थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्धसंरक्षी होता है। यानी जब नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है तो इसका एक स्ट्रैंड तो पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है। इस टाइप के रेप्लिकेशन को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले मेसेल्सन और स्टोहल ने नाइट्रोजन के आइसोटोप N15 और N14 का उपयोग करते हुए एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। उनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम एक डीएनए है, उसको N15 हैवी आइसोटोप में उसको ग्रो किया, मीडियम वो रखा। तो अब नाइट्रोजन हम जानते हैं कि डीएनए में होता है, तो यहाँ पर जो हैवी आइसोटोप है उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कौन से होंगे, N15 वाले। और जब हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर साइड पर एक हैवी बैंड दिखाई देता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगली जनरेशन में जो बैक्टीरियल या अगली जनरेशन के जो सेल हैं उनको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लाइट आइसोटोप N15 में ग्रो करते हैं। अब आप देखिए कि अगर ऐसा करते हैं और फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमको एक हाइब्रिड बैंड प्राप्त होता है। देखिए हैवी बैंड तो थोड़ा सा नीचे बनता है, ये हाइब्रिड बैंड थोड़ा सा ऊपर बनता है। मतलब ये शो करता है कि ये जो डीएनए है उसमें हैवी आइसोटोप भी है N15 और लाइट आइसोटोप भी है N14। और ऐसा कब संभव होगा, जब नए बने डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड तो N15 वाला हो जो कि पहली जनरेशन का था और एक स्ट्रैंड N14 वाला हो जो कि अगली जनरेशन का है, क्योंकि अब हमने मीडियम N14 रख दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से N14 में ग्रो करते हैं। तो क्या रिजल्ट दिखाई देता है कि अब हमको कुछ इस तरह से बैंड प्राप्त होते हैं, एक हाइब्रिड भी होता है और एक लाइट भी होता है। ये सारा पैटर्न शो करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड का। इसको आप डायग्राम में देखिए, मान लो ये एक लाइट और एक मतलब एक ओल्ड स्ट्रैंड है जो डार्क दिखाई दे रहा, लाइट है वो नया स्ट्रैंड है। जब ये सेपरेट होगा तो डार्क पे नया लाइट बनेगा, इस लाइट पे नया लाइट बनेगा। तो ये तो N14 और 15 हुआ, ये N14 14 हुआ। इसी तरह से यहाँ भी एक पुराना स्टैंड है, इस पर लाइट नया स्टैंड बनेगा और ये एक स्टैंड जो लाइट अलग हुआ था उस पर नया लाइट बनेगा। तो ये भी N15 14 और ये N14 14। तो अब हमको हाइब्रिड बैंड के साथ इसके N14 14 के लाइट बैंड प्राप्त होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या शो करता है, इट प्रूव्स दैट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द ओल्ड स्टैंड रिमेन इंटैक्ट। एक पेरेंटल स्टैंड तो इंटैक्ट रहता है जबकि दूसरा जो है इसमें नया बनता है। जो पुराना इंटैक्ट रहता है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड और उसी पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जमते जाते हैं, जैसे ए के सामने टी, जी के सामने सी, और इस तरह से नया स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी। हमने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी पढ़ा। अब कुछ और वर्ड्स इससे रिलेटेड है उसको क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो वर्ड है रेप्लिकॉन एंड रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकॉन क्या है, अ यूनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम एन ओरिजिन इज कॉल्ड एज रेप्लिकॉन। ऐसा है, ये सपोज लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है तो इसके इतने भाग में नया डीएनए बना, इसके इतने भाग में नया डीएनए बना। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो इकाई है उसी को कहेंगे रेप्लिकॉन। दूसरा रेप्लिकेशन
जो फॉर्क है वो क्या है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क आप देख सकते हैं कि सपोज़ ये डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि हेलिकली ट्विस्टेड है। अब इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए तो यहाँ पर नया डीएनए स्ट्रैंड बनना आरंभ होता है। तो ये यहाँ पर ये जो बनता है उसको कहते हैं रेप्लिकेटिव फॉर्क, जो जहाँ से ये खुलता है और ये प्रोसेस रेप्लिकेशन का आगे बढ़ता है, विच इज़ नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। चलिए अब हमने जैसा कि पहले चर्चा की थी, डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which is controlled by several kind of enzyme। तो इन एंजाइम के फंक्शंस और नेम हमको ध्यान में होने चाहिए। डायग्राम के साथ हम इसके प्रोसीजर को डिटेल में बाद में देखेंगे। चलिए पहला है इनिशिएटर प्रोटीन। चलिए पहले बात करते हैं डीएनए हेलिकेज की। देखिए हमने पढ़ा है कि डीएनए एक कैसा मॉलिक्यूल है, हेलिकली ट्विस्टेड। इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से लिपटे होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनको अलग करना ज़रूरी है। कहीं से भी ये अलग होंगे, खुलेंगे तो नया स्ट्रैंड इन पे बनेगा। तो हेलिकेज क्या करता है, ये डीएनए को अनवाइंड करता है, मतलब जो डीएनए घुमावदार मुड़ा हुआ है, टर्न्ड है, उसको ये सीधा कर देते हैं। अब सीधा करने के बाद क्या होता है कि इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनको सेपरेट करना अलग होता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इसके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, वो भी हेलिकेज नेचर के होते हैं। और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद उनको वापस नहीं जुड़े, सेपरेट रखना ज़रूरी है। सपोज़ ये डीएनए है और यहाँ से सेपरेट हुआ तो ये वापस नहीं जुड़े तो कुछ यहाँ पर प्रोटीन जुड़ जाते हैं, उनको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो इनको सिंगल स्ट्रैंड अवस्था में बनाए रखते हैं जो यहाँ पर आवश्यक होते हैं। ठीक है, हमने जैसा कहा कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर साइट से शुरू होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में भी वो जगह जहाँ से पहली बार डीएनए का निर्माण स्टार्ट होता है, ये पॉइंट खास है। तो इस पॉइंट को पहचानने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसको इनिशिएटर प्रोटीन कहते हैं। चलिए अब दो और एंजाइम आते हैं, डीएनए गायरेज और डीएनए प्राइमेज। तो डीएनए गायरेज जैसा कि लिखा देख सकते हैं, मूव अवेट द रेप्लिकेशन फॉर्क मेकिंग एंड रीसीलिंग ब्रेक इन द डबल हेलिकल डीएनए टू रिलीज द टॉर्क दैट बाइंड अब एज अ रिजल्ट ऑफ अनबाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा देखिए, ये स्ट्रैंड है, ये सेपरेट हो गया, इस पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो कैसे बनेगा, सपोज यहाँ एडिनिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा, यहाँ गुआनिन है, यहाँ साइटोसिन, यहाँ थाइमिन है, यहाँ एडिनिन, इस तरह से नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये कम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको यहाँ जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसलिए इसको कहते हैं द मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन इसकी एक समस्या है, समस्या ये है कि सपोज ये यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने यहाँ स्ट्रैंड का निर्माण किया तो इतना भाग तो खाली रह गया। तो उसके लिए क्या होता है, एक विशेष मैकेनिज़्म होता है। वो मैकेनिज़्म ये होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड खुद थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इस भाग से एक स्पेशल सेगमेंट जुड़ता है जिसको कहते हैं प्राइमर, और यहाँ पर फिर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और ओरिजिनल स्ट्रैंड से फिर नया डीएनए बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन बनता है प्राइमर जोड़ने के लिए। तो ये प्राइमर को जो जोड़ने का काम करता है, जिसका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड द कैटालिटिक साइट फॉर द डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए साइट प्रदान करता है। तो ये जो एंजाइम है जो प्राइमर को अटैच करता है, दैट इज नोन एज डीएनए प्राइमेज। आगे हम पढ़ेंगे कि डीएनए के
दो स्ट्रैंड होते हैं, जब सेपरेट होते हैं तो एक पर तो नया स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनता है और एक पर फ्रेगमेंट में बनता है, जिसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इन फ्रेगमेंट को जोड़ना आवश्यक है। तो यहाँ पर इन फ्रेगमेंट को जोड़ने का जो काम करता है वो एक अनदर एंजाइम करता है जिसका नाम है DNA लाइगेज विच जॉइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एंजाइम DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, इट रिमूव्स द RNA प्राइमर एंड रिप्लेस देम विद DNA। ये क्या है कि हमने पढ़ा है कि DNA थोड़ा सा पहले लंबा हो जाता है ताकि यहाँ पर प्राइमर जुड़े, उससे फिर DNA पॉलीमरेज जुड़े और अपना काम शुरू कर दे। लेकिन ये प्राइमर है वो तो RNA मॉलिक्यूल है, DNA में RNA का कोई रोल नहीं, इसको हटाना ज़रूरी है। तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट इस RNA को प्राइमर को रिमूव कर देता है और उसके स्थान पर DNA को ही अटैच कर देता है। तो जब भी हम बात करते हैं द मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स which is ultimately responsible for the duplication of DNA, we have to consider the whole enzyme, that is initiator protein, DNA helicase, single stranded binding protein, DNA gyrase, primase, polymerase and ligase etc. कई बार एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है कि DNA रेप्लिकेशन में काम आने वाले सभी एंजाइमों के नाम और उनके रोल वो लिखिए। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस एंजाइम का नाम क्या है और कौन सा एंजाइम किस स्टेप में कार्य कर रहा है। चलिए, तो ये तो हमने बेसिक्स पढ़े। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो DNA रेप्लिकेशन का एक्चुअल मैकेनिज़्म है जो इन एंजाइम के द्वारा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।